अरुण भाई साहब, आप हम सब लोगों से सीनियर और आप बहुत सी दृष्टि से पूरे देश को देखते हैं। बहुत से ये मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूं, उन्होंने जब इस ऑर्डर को किया तो उन्होंने कहा कि होलिस्टिकली टू अंडरस्टैंड होलिस्टिकली एंड फ्रेजोलॉजी एम्प्लॉयड जो है उसको समझने के लिए डीजी पुलिस से कहा कि एक एसआईटी गठित करो। अगर इतनी कठिन इंग्लिश थी तो मेरे ख्याल में किसी अंग्रेजी के प्रोफेसर या उसको उनको करना चाहिए था। डीजी पुलिस और एसआईटी जिस कारण से वो गठित कर रहे हैं कि फ्रेजोलॉजी को जो एम्प्लॉयड है और होलिस्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए, जब उन्होंने गठित किया तो एक तो ये अजीब सी बात हो रही है। लेकिन उससे ज्यादा एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जस्टिस सूर्यकांत ने एक नया तमाशा और शुरू किया है। ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटेड आईपीएस अफसर, तो क्या जो प्रमोटेड आईपीएस अफसर होते हैं वो दोयम दर्जे के होते हैं, तो क्यों प्रमोट करते हैं उनको? मतलब मेरे हिसाब से अगर आईपीएस कोई हो गया तो हो गया, वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। ये वही बात हुई कि बार से कौन जज आ रहा है और सर्विस से कौन जज आ रहा है, सर्विस जज है कि बार जज है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप उसमें क्यों ये झगड़ा लगा रहे हैं, ये बीजेपी की बात आप क्यों कह रहे हैं? दूसरा, आप ये भी कह रहे हैं कि आईपीएस हु ऑफ हरियाणा हु इज नॉट फ्रॉम हरियाणा, मतलब हरियाणा के आईपीएस पार्शियल होते हैं, वो पार्टिसन होते हैं। ये आप एक देश का जो चीफ जस्टिस होने वाला है उस जज के मन में बिल्कुल क्लियर है कि वो आईपीएस अफसर इम्पार्शियल नहीं होते हैं जो उस प्रदेश में जिनकी पोस्टिंग होती है, अपने स्वगृह प्रदेश में। मैं इन दोनों चीजों पे, मतलब ये जो एसआईटी का गठन है ये सूर्यकांत साहब किस दिशा में सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं? जैसे वो लोगों को समझा रहे हैं डॉग विस्लिंग का, मुझे भी लग रहा है कि इस पूरा जो ये ऑर्डर किया गया है उसमें डॉग विस्लिंग तो कहीं और है, किसी और को ये सुनाया गया है और उसमें सफल रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। अरुण भाई साहब। नमस्कार आनंद जी। देखिए, पहला सवाल जो आपका है कि ये जो आईपीएस ऑफिसर को वहां पे दिया गया और क्यों नहीं वहां के नॉन आईपीएस प्रमोटी को या उसी स्टेट के आईपीएस ऑफिसर को दिया गया, तो ये एक ऑर्डर उसी में डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है, आर्टिकल 14 का, कि यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन टू क्लास ऑफ, दो तरह के आप आईपीएस पुलिस अफसर के बीच में आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं जब आप ये ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो यहां तक तो आपकी बात सही है। अब दूसरी बात कि क्या एक आईपीएस ऑफिसर एक प्रोफेसर की लैंग्वेज को वो इंटरप्रेट करेगा? मतलब कि अगर आप कहे होते कि भाई जो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश है, जेएनयू तो आप नहीं कह सकते थे, तो शायद आप कह देते दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो इनका जो लैंग्वेज है उसका क्या इंपोर्ट है, उसको वो देखेगा तो थोड़ी बहुत बात भी समझ में आती। अभी आपने देखा होगा कि एक वो क्लैट का जिससे कि लोग क्वालिफाई करते हैं एग्जाम के अंदर में, तो उसमें 2-3 सवाल जो है जो नेशनल लॉ स्कूल के एक साथ एग्जामिनेशन होते हैं, तो 2-3 सवाल के ऊपर प्रश्न चिन्ह था, तो लॉ का था, तो जस्टिस गवई ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अब क्या है कि देखिए, इनका जो है, मैंने इनका एक बहुत लंबा वीडियो जहां पर ये लेक्चर दे रहे थे तो उसका मैंने सुना, और इनकी अगर आप आत्मकथा देखेंगे कि ये कैसे लॉ पढ़े और ये किए, तो वाकई एक इंस्पिरेशनल है वो पोर्शन। तो इनका जो एडुकेशन है वो हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में, और ये जो है रोहतक में जो है इन्होंने एलएलबी की है। तो एक वर्ल्ड व्यू जो है, और यंग एज में ये बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करते थे। तो जब ये सीनियर लॉयर नहीं थे तब भी सीनियर लॉयर ये अपने खुद कह रहे थे, जहां तक हमें याद है, कि मैं 5,000 रुपया पूरे केस का लेता था और सीनियर लॉयर हमको 5,500 खाली ड्राफ्टिंग का देते थे। तो उसका कनेक्शन ये है कि इसीलिए ये बार बार ये कह रहे हैं कि ये ड्राफ्टिंग सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए थी कि जिसको सब कोई समझ ले। अरे ये लॉ की थोड़े ड्राफ्टिंग है, ये एक एकेडमिक आदमी की ड्राफ्टिंग है। वो कौन सा वो कोर्ट में रोज जा रहा है? तो जो उनकी सोच कहां से आती है, मैं उसके बारे में ये कह रहा हूं।
अगर आप एक बहुत लिबरल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है, 5-10 सब्जेक्ट जो आप अपने खुद चुनते हैं उसके अलावा सब्जेक्टों का होता है, तो आपको एक वर्ल्ड व्यू मिलता है। तो वो वर्ल्ड व्यू, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अशोका यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज, अशोका यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वहां पे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनसे सुपीरियर है। बहुत कारण है उसके, और ये यूनिवर्सिटीज क्यों खुली इसके अंदर में भी हमें नहीं जाना है। लेकिन देखिए, आपका जो शीर्षक है मैं उसके ऊपर आता हूं कि क्या जो है उनके आज के जो ऑर्डर्स हैं या जजमेंट्स हैं, क्या ये फ्यूचर को बताते हैं कि ये हमें कैसा सीजीआई मिलेगा? अगर मैं सही हूं तो शायद यही आपका शीर्षक है। तो ये तो हरदम है कि द प्रेजेंट प्रिडिक्ट्स द पास्ट। मुझको इनका डिफाइनिंग, देखिए हम लोग बारीकी से चीजें देखते हैं। जजेस एक बहुत प्रिविलेज पोजीशन में है। के राय साहब जानते हैं, हम जानते हैं कि जब हम लोग कोर्ट में रहते हैं तो हम लोग एक ही मानसिकता से रहते हैं कि भाई जज इज ऑलवेज राइट। वो गलत बोले चाहे सही बोले, कल जाके हम उसको चैलेंज कर लें, लेकिन वहां पे हम इसी मानसिकता में रहते हैं, भाई वो जज हैं तो जब तक हम, वो जज हैं हम प्लीडर हैं। तो वर्चुअली हमारे कोर्ट में ये हाल हो गया है कि वी हैव टू बेग फॉर जस्टिस। अब हम जब वो भीख मांगते हैं, अमेरिका में नहीं, वहां पर माई लॉर्ड वगैरह कहा जाता है, वहां पे कहा जाता है जज सो एंड सो। तो यहाँ पे जो है हमें जो है झुकना भी पड़ता है, माई लॉर्ड भी बोलना पड़ता है, और रिलीफ के लिए वो जो मिल जाए, रिलीफ इज पैरामाउंट। भाई चार का अगर उन्होंने हमें बात कह भी दी तो कम से कम हम जेल से तो छूटे, उसको सुन लो। देखिए, ये कोई लीगली रीजन जजमेंट नहीं है, ये इनका पूरा ओपिनियन है, और ये ओपिनियन दिखाता है कि उनकी सोच कैसी है। एक एकेडमिशियन को अगर आप एक पॉलिटिशियन से कंपेयर करते हैं, एक आदमी जिसका पेशा है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन, जिसका पेशा है हिंदू मुसलमान करना, और जब वो हिंदू मुसलमान यूनिटी आ रही है तो एक मुस्लिम कर्नल को कंपेयर करना एज अ सिस्टर ऑफ अ टेररिस्ट, वो उसका धंधा है। दैट इज फ्रॉम वेयर ही कम्स। और उस आदमी को आप कंपेयर कर रहे हैं एक एकेडमिशियन को, जो ये पूछ रहा है कि ये कितनी अच्छी बात कि ये सारे एक मंच पर आए, लेकिन ये बात उस समय भी याद रखनी चाहिए जबकि आप हेट्रेड फैलाते हैं और लिंचिंग करते हैं केवल कास्ट, केवल रिलीजन के बेसिस पे। क्या ये एक एकेडमिशियन के लिए ये मुंह से ही, क्या ये गलत बात थी? तो ये जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं उस मुद्दे पर आता हूं कि हाउ विल ही बी। मुझको तो डिफाइनिंग मोमेंट थी जब इन्होंने 3 बार इलेक्शन कमिश्नर का गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करेगी, वो पिटिशन पर ये इन्होंने ऑर्डर नहीं पास किया, उसको टेकअप नहीं किया, जबकि राजीव कुमार जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जो कि डेमोक्रेसी का भट्टा बैठा दिया। और आपको मालूम था, आप भी हरियाणा से आते हो, हरियाणा का इलेक्शन किस तरह से जीता गया। ही इज अ मैन ऑफ द रूट्स। उसके बाद भी आपने नहीं इंटरवीन किया, और बाद में जब आपने कहा कि भाई 17 तारीख को अपॉइंटमेंट हो जाएगा या कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर वो कर देंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो। और जिस दिन हुआ और दूसरे दिन जब मामला आया तो उस दिन भी इन्होंने नहीं सुना। तो इसका मतलब आपको डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है। जो आदमी पहरेदार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेमोक्रेसी का, उसको अपॉइंट कर रहा है पॉलिटिकल प्लेयर, और आप वो अपॉइंटमेंट होने देते हैं। व्हाट डज इट स्पीक? आप जज हैं, आप लोगों का केस जज करते हैं, लेकिन जनता भी आपको जज करती है, रोज जज करती है, ये भूले नहीं। हमें याद है एक बात पर कोई डिफरेंस हो गई थी शांति भूषण की इनसे, चीफ जस्टिस पुंची से। उन्होंने मैं कोर्ट में कह दिया कि आई विल नॉट अपीयर बिफोर यू, एंड ही मेड गुड दैट प्रॉमिस। मेरा एक केस था कोजेंट्रिक्स का, हमको अपीयर होना था, हमको कहा कि देखिए ये पुंची साहब के अंडर में है, मैं इसको नहीं देखूंगा,
जब तक मैं उनके कोर्ट में नहीं अपीयर होता हूं। ये कैरेक्टर होता था। सीनियर काउंसिल थे, लॉ मिनिस्टर भी रहे हुए थे, हम सब जानते हैं उनका क्या कैरेक्टर था। रिफ्यूज कर दिया कि आई विल नॉट। तो ये मैं कहता हूं कि उनको भी ये समझना चाहिए कि द इंटायर कंट्री जजेस एवरी वर्ड ऑफ व्हाट यू स्पीक। एक एक शब्द जो आप बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। इसीलिए मैं काटजू साहब से नहीं है बहुत चीज पर अग्री करता, इस पर मैं अग्री करता हूं कि जजों को जितना कम बोलें उतना अच्छा है। ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सोचे कि इसका क्या इफेक्ट होगा। अब पॉलिटिशियन जिसका कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं एक एकेडमिशियन जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है और उसके ऑक्सफोर्ड का पीएचडी है, सॉरी कैम्ब्रिज का पीएचडी है, और उसकी भाषा एक आईपीएस इंटरप्रेट करेगा। अरे भाई, क्या प्रोपोर्शन है ये आप देखिए। और क्या हुआ, आप चीफ जस्टिस बनने के पहले लोगों ने आपका जो है मानसिकता को जज करने लगे। क्यों आपने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट होने दिया बाय द बीजेपी गवर्नमेंट? तो लोग यही सोचेंगे ना कि जैसे जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हम अपना रिलीजन, अपना पॉलिटिक्स, अपना व्यूज, अपना बायस सब भूल जाते हैं, खाली लॉ और केस देखते हैं। तो ये तो सब चीज सब जजों पर ऑपरेट होनी चाहिए ना। एक तो पूरे ऐसे भी कहावत है कि भाई नो जज इज फ्री फ्रॉम बायस। वो जिस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग है, जहां से वो आता है, जो वो दुनिया देखा है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे इंडिविजुअल राइट्स पर लोग कहते थे, वो भी सही नहीं निकला कि जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत लिबरल हैं। उनके कोर्ट में अगर आ गया तो आउट ऑफ द वे जाके जो है अर्नब गोस्वामी जैसे आदमी को भी बेल दे देंगे, समझा ना। लेकिन वो बैलेंस जब करने गए और कहा कि, और दूसरा जो है वो जस्टिस बिला त्रिवेदी के यहाँ भेज दिया उमर खालिद को, तो लोगों ने कहा कि देखिए ये क्या हो रहा है। तो देखिए, यू आर जज्ड एवरी डे। ये नहीं है कि आप सिटिंग हैं तभी जज होते हैं। और एक स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिका में, और ये बहुत सही स्कूल है। जूरिस्प्रूडेंस के बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है वो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है। वो ये कहता है कि जज जो बोले वही लॉ। जैसे आप कहते हैं खाता ना बही, जो सीताराम कहे वही सही। तो वही स्कूल ऑफ थॉट है कि वट एवर द जज सेज इज द लॉ। और यहां पर आप लॉ तो डिसाइड कर नहीं रहे थे। इंटरिम ऑर्डर तो ये एक ओपिनियन टाइप का है। एक एक क्या कहते हैं, एक बुद्धिमान या एक वाइज आदमी एक चीज को अप्लाई करता है, अपना सेंस और कॉमन सेंस, और कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम सही कर रहे हो। आज जैसे जस्टिस गवई ने कहा कि मद्रास ये हाई कोर्ट का वो था टास्माग का, जहां पर उस पर ईडी का केस बना दिया। तो उन्होंने कहा कि अरे ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर तुमने कैसे केस बना दिया, यू आर एक्सीडिंग योर पावर। और अंत में नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि यही फेडरलिज्म के खिलाफ है। अरे तुम अफसर को बनाओ जिसने चोरी की है, तुम संस्था को कैसे बना दोगे ईडी का? तो ये होती है कॉमन सेंस। और वो आप रोज देखते हैं एक जज के अंदर में। आज भी वो कोर्ट में देखा गया कि जब वो आर्ग्यू हो रहा था वाकफ का। तो हमारा ये कहना है, और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कुछ कह रहा है और आप उल्टा कह रहे हो, तो आदमी तो यही कहेगा ना कि देखिए ये एनएचआरसी वाले तो एकदम सही थे और आप गलत हैं। और जो भाजपा वाले हैं वो कहेंगे कि नहीं, जस्टिस सूर्यकांत इज राइट और एनएचआरसी वाला गलत है। जी जी तो क्या जी जी इस तरह की पॉलिटिक्स, इस तरह का शार्प डिवाइड, देखिए एनआरसी में कोई कोर्ट में केस लेके नहीं गया, वहां पे उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया। और वो अगर हम गलत नहीं है तो वो ऑर्डर जो है ये इंटरिम ऑर्डर, बेल के बाद वो ऑर्डर आया है, भले वो पहले बना हो, इन स्पाइट ऑफ दैट ऑर्डर वो ऑर्डर आया है। अब डीजीपी के पास अगर केस, उनको भी डीजीपी को डायरेक्शन दिया गया है। अब डीजीपी अगर मान ले ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत के यहाँ जाते हैं कि देखिए ये एनएचआरसी तो हमको ये कह रही है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि एफआईआर इसमें हम करें,
तो इसको जरा क्वॉश करिए, एनआरटीसी से हमसे हम, तो फिर एम्बैरेसिंग पोजीशन होगी कि नहीं होगी? तो ये सब इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने अपने हिसाब से ये कर दिया कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन डन इन द पास्ट। जी जी